वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखो एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का समापन मतलब पार्टनरशिप फर्म का बंद होना। तो देखो, जब किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न हो सकता है, जब किसी भी रीज़न से फर्म जो होती है वो बंद हो जाती है, मतलब उस डिसॉल्व हो जाती है, तो उसे ही पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कहते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अलग होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अलग होता है। ये दोनों अलग अलग होता है। जो सेकंड और थर्ड नंबर का चैप्टर जो अपन ने डिस्कस किया था, उसमें देखो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा था। कहने का मतलब, जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई ओल्ड पार्टनर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ये इस तरह के कुछ रीजंस है जिनकी वजह से क्या होते हैं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो देखो, ये यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब सभी पार्टनर्स की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो इससे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। इसे ही पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन कहते हैं। तो देखो, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, पार्टनरशिप जो होनी चाहिए वो डिसॉल्व होनी चाहिए सभी पार्टनर्स की। अगर उनमें से कुछ की हो रही है तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर सभी पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स की पार्टनरशिप का पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो उसकी वजह से तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। और आप देखो, एक चीज और ध्यान दो, अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो डेफिनेटली पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जब बिजनेस करने वाली फर्म ही नहीं रहेगी तो पार्टनरशिप काहे की। जब फर्म ही नहीं है तो पार्टनर भी नहीं होंगे, और जब पार्टनर ही नहीं होंगे तो पार्टनरशिप कैसे होगी। तो मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसके साथ साथ पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन देखो, इसका अपोजिट नहीं होता। कहने का मतलब, अगर पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो ये जरूरी नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। तो देखो, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तब क्या करते हैं, फर्म अपनी जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी सेल कर देती है, ठीक है, और जितने भी जो भी बुक्स है सभी बुक्स को क्लोज कर देती है। जिन जिन क्रेडिटर्स को, या फिर अगर कोई लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, वो सारी लाइबिलिटीज फर्म क्या करती है, पे करती है। और उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो उस अमाउंट को ये पार्टनर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिसोल्यूशन में, फर्म के डिसोल्यूशन में कौन कौन सी एंट्रीज पास की जाती है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है, वही सब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो पार्टनरशिप है वो कैसे ख़त्म होती है। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान दो, मैं पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो आपको इन दोनों पे ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ या पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ, दोनों अलग है। तो ये देखो, कुछ नीचे रीजंस दिए हुए हैं किन किन रीजन से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पहले नंबर का, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक फर्म में 3 पार्टनर है ABC, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 1:2 का है, ठीक है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं और इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनरशिप थी जो 1:2 के मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग थी, तो वो ओल्ड पार्टनरशिप क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका। सेकंड नंबर का पॉइंट, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। अब देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। थर्ड नंबर का पॉइंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उससे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, किसी पार्टनर की डेथ होने पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया। मतलब कहने का मतलब, अगर किसी पार्टनर्स के पास कोई पैसा बचता ही नहीं है तो उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गया। जब उसके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं तो वो क्या करता है, जिन जिन लोगों को उसे पैसा चुकाना है उनको वो नहीं चुका पाएगा। इसी स्थिति को बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना।
6 नंबर का पॉइंट, आपने पार्टनरशिप जिस भी वेंचर के लिए बनाई है, अगर वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। वेंचर मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कोई काम, मतलब आपने पार्टनरशिप किसी काम के लिए बनाई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, और वो एक सेकंड पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं कि वो उसे 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देंगे, और ABC ये भी डिसाइड करते हैं कि जब ये 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके सेकंड पार्टी को दे देंगे तब इनके बीच की जो ये पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, जब ABC की जो फर्म है वो 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके इस सेकंड पार्टी को 1000 साइकिल सप्लाई कर चुकी होगी, तब ABC की जो ABC के बीच की जो पार्टनरशिप थी वो क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब वेंचर के कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। अब देखो, यहाँ एक समझने वाली बात है, इसमें दोनों ही कंडीशन बनती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो और साथ ही साथ फर्म का भी डिसोल्यूशन हो। जैसे कि सपोज करो इस एग्जांपल में जो ये 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देनी है, अगर ABC इन 1000 साइकिल्स के मैन्युफैक्चर के लिए ही फर्म बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए बनाते हैं, तो जैसे ये 1000 साइकिल मैन्युफैक्चर करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फार्म को भी क्लोज कर देंगे, तो इनकी पार्टनरशिप भी जो होगी वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, और जो पार्टनरशिप जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन सपोज करो जैसे कि फर्म के अंदर सिर्फ AB पार्टनर ही थे, ठीक है, और एक नया पार्टनर C आता है, और इस C पार्टनर को सिर्फ इसी वजह से लिया जाता है क्योंकि इसकी वजह से एक सेकेंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट होता है कि उसको 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो AB क्या कहते हैं, AB ये बोलते हैं कि C को कि हम तुझे पार्टनर तब तक ही रखेंगे जब तक कि हम इस सेकंड पार्टी को 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके नहीं सप्लाई कर देते, सिर्फ तब तक के लिए। जब इस सेकंड पार्टी को 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर देंगे तब C क्या होगा, सी जो होगा वो फर्म से आउट हो जाएगा, मतलब अब ये फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो पार्टनरशिप है वो तो एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन हो सकती है, फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है और पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर का पॉइंट। तो देखो, इसमें ये बोल रहा है कि अगर फर्म के पार्टनर्स पार्टनरशिप के लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं तो उस टाइम पीरियड के एंड होने पर उनकी पार्टनरशिप क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो 3 पर्सन है ABC, ठीक है, और ये क्या करते हैं, किसी सेकंड पार्टी से एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट 2 ईयर तक क्या करेंगे, साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देंगे, और जितनी भी आप डिमांड करोगे उसी के अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चर करके आपको देंगे। तो इसके लिए ये ABC तीनों मिलकर के एक फर्म बनाते हैं, ठीक है, और वो फर्म क्या करती है, 2 ईयर तक इस सेकंड पार्टी को साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देती रहती है, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आफ्टर 2 ईयर क्या होगा भाई, इनका तो जो गोल था वो ही कंप्लीट हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, फर्म को ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि फर्म जो बनाई थी वो इसी के लिए बनाई थी कि 2 ईयर तक हमको क्या करनी है, साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देनी है। तो जब फर्म क्लोज हो जाएगी तो इससे पार्टनरशिप भी क्या होगी, एंड हो जाएगी। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज़ है। तो देखो, इस कंडीशन में क्या हुआ, फर्म का डिसोल्यूशन भी हुआ और पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हुआ। अब दूसरी एक और मैं आपको कंडीशन बताऊं, जैसे कि सपोज करो फर्म के अंदर 2 पार्टनर है A और B, ठीक है, C एक नया पार्टनर है, लेकिन इस C को लिया क्यों जाता है, क्योंकि C क्या करता है, एक सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है कि 2 ईयर तक उन्हें क्या करनी है, साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देनी है, ठीक है। इसी वजह से C को पार्टनर बना लेते हैं। फिर लेकिन इस ABC पार्टनर को बोलते हैं कि जब 2 ईयर ये कंप्लीट हो जाएंगे तो कंप्लीट होने के बाद में हम तुझे फर्म से क्या करेंगे, आउट कर देंगे, मतलब हम तुझे फिर पार्टनर नहीं रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट होंगे, 2 ईयर के कंप्लीट होने पर ये जो C होगा ये फर्म से आउट हो जाएगा, जिससे क्या होगी, इनकी जो पार्टनरशिप होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस 7 नंबर के पॉइंट में बिल्कुल 6th नंबर के पॉइंट की तरह क्या होती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। हो सकता है सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है पार्टनरशिप और फर्म दोनों ही डिसॉल्व हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो 6 और 7 नंबर का जो पॉइंट है ये अलग है, ऊपर के जो पॉइंट बताए हुए हैं ये 1 2 3 4 5 के जो पॉइंट है उनसे अलग है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, उनमें सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। अब देखो अगला देखते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म का विघटन।
फर्म का बंद होना। तो देखो जैसा ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया, अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो उसके साथ साथ पार्टनरशिप भी क्या होगी, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखो ये नीचे कुछ क्या है रीजंस दिए हुए हैं, किन किन रीजन से न जो फर्म है वो डिसॉल्व होती है। पहले नंबर का पॉइंट इसमें इसने बताया कि एग्रीमेंट से क्या कर सकती है, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। एग्रीमेंट, अब देखो इसमें क्या है, पहले नंबर का पॉइंट एग्रीमेंट से किस तरीके से, कहने का मतलब पहले नंबर के पॉइंट में इसने बताया जैसे कि फर्म के अंदर सपोज करो 3 पार्टनर है ABC, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो फर्म ही बंद करनी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में डिसाइड कर लिया और फर्म को बंद कर देंगे। तो इसी से क्या होगा, इसी को बोलेंगे एग्रीमेंट से फर्म का डिसल्यूशन। मतलब उन सब के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि फर्म को तो बंद कर दो, अब ये बिजनेस जो है हमें करना ही नहीं है। अब B नंबर का पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें ये बोल रहा है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, फर्म का डिसल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 3 पर्सन है ABC, ठीक है, वो किसी सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो उन्हें क्या करेंगे, 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो इसके लिए ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक फर्म बनाते हैं, ठीक है। और फर्म क्या करेगी, इन्हें इस सेकंड पार्टी को 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करेगी और करके इन्हें सप्लाई करेगी। तो जब ये 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके इस सेकंड पार्टी को सप्लाई कर देगी, तब तो इनका फर्म का जो मतलब वेंचर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फर्म को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फर्म होगी फर्म का डिसल्यूशन हो जाएगा। मतलब ABC के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर फर्म बनाएंगे और 1000 साइकिल्स का मैन्युफैक्चर करके सेकंड पार्टी को सप्लाई करेंगे। बस इसी मतलब गोल के लिए इन्होंने फर्म बनाई थी। तो इसी वजह से इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट जब एंड हो जाएगा तो फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये सेकंड नंबर का देखते हैं, फर्म का कंपल्सरी डिसल्यूशन। तो देखो कंपल्सरी डिसल्यूशन का मतलब ये हुआ कि फर्म बंद करनी ही पड़ेगी, दूसरे कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, A नंबर का पॉइंट, जब सारे पार्टनर्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए उस कंडीशन में। और क्या हो, फर्म ने जैसे किसी सेकंड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो फुलफिल ना कर पाए, इस कंडीशन में क्या होता है, फर्म का कंपल्सरी डिसल्यूशन होता है। अब B नंबर का पॉइंट देखते हैं कि जो फर्म का जो बिजनेस है अगर वो इलीगल है तो उस केस में फर्म का क्या होता है, कंपल्सरी डिसल्यूशन हो जाता है। जैसे कि मान लो कि 3 पार्टनर ABC ने मिलकर एक फर्म बनाई, लेकिन फर्म करती क्या है, वो गोल्ड की स्मगलिंग करती है, तो ये तो इलीगल हो गया। तो इसी वजह से क्या होगा, इसका कंपल्सरी डिसल्यूशन हो जाएगा इस फर्म का। C नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो देखो कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिससे कि फर्म क्या हो, लॉ के अगेंस्ट हो जाए, इस कंडीशन में क्या होता है, फर्म का कंपल्सरी डिसल्यूशन हो जाता है। जैसा इसने देखो एक एग्जांपल भी दिया है। तो देखो जैसे कि फर्म में कुछ पार्टनर है और उन पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा है जो कि उस कंट्री को बिलोंग करता है जिस कंट्री के साथ इंडिया ने क्या किया है, वॉर डिक्लेयर कर दिया है, युद्ध घोषित कर दिया है। तो वो तो एनिमी कंट्री का सिटीजन हो गया। तो इसी वजह से क्या होगा, ये पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, इलीगल हो जाएगी। तो देखो ये B नंबर का पॉइंट और C नंबर के पॉइंट में आप देखो कंपेयर करो। B नंबर का पॉइंट तो क्या है, वो इलीगल ऑलरेडी बिगिनिंग से ही इलीगल थी, शुरुआत से ही इलीगल थी। लेकिन C नंबर के पॉइंट के अंदर क्या है, पहले इलीगल नहीं थी, लेकिन अब कुछ इस तरह की कंडीशन बनी, ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसी कोई इवेंट हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, अब वो फर्म इलीगल हो गई। अब देखो थर्ड नंबर का पॉइंट है, जब कुछ सर्टेन इवेंट होती है फर्म में, तब क्या होता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और वो इवेंट देखो क्या होती है, वो उस इवेंट के लिए पार्टनर्स के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं इसमें, जब आपने फर्म जो है किसी फिक्स टर्म के लिए बनाई है, जो पहले से ही मतलब निश्चित है उसके लिए, जब वो एक्सपायर हो जाएगी तब क्या हो गया, ये फर्म जो होगी डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे देखो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे फर्म में 3 पार्टनर है ABC,
और जैसे ये सेकंड पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं कि 2 ईयर तक ये इन्हें क्या करेंगे, साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देते रहेंगे। तो जैसे ही 2 ईयर एंड होंगे फिर ये क्या करेंगे, ये इस फार्म को ही क्लोज कर देंगे। तो ये इसी तरह की बात जो है यहाँ पर बोल रहा है, एक्सपायरी हो गई फार्म की। एक तरीके से जो टर्म लगाई थी कि 2 ईयर तक सप्लाई देना है मैन्युफैक्चर करके, वो कंप्लीट हो गया, तो एक्सपायर हो गया जो भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका। तो इसी वजह से फर्म क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बी नंबर का पॉइंट देखते हैं। जब आपने फर्म जो है एक या एक से अधिक वेंचर के लिए बनाई हो, तो उन वेंचर्स के कंप्लीशन के ऊपर क्या होगा, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि देखो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था एक कि जैसे कि ABC 3 पर्सन है और ये तीनों जो है एक सेकंड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो उन्हें 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देंगे। तो ये तीनों मिलकर के एक फर्म बनाते हैं और इस सेकंड पार्टी को 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं। तो जब ये 1000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करके दे देंगे तब ये लोग क्या करेंगे, ये तीनों अपनी फर्म को क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, फर्म का जो भी वेंचर था वो कंप्लीट हुआ और ये वेंचर के कंप्लीट होने पर ये लोग फर्म को क्लोज कर देंगे। अगला देखो C नंबर का पॉइंट, जब पार्टनर की डेथ हो जाए। तो देखो ये थोड़ा इसने कंफ्यूज कर देने वाला दिया है, इसने जो है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया इसको। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ऐसा उस कंडीशन में हो सकता है जब जैसे कि सपोज करो 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, C की डेथ हो जाती है। तो C की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व उसी कंडीशन में होगी जब AB ये डिसाइड करे कि हाँ अब फर्म को जो है हमें कंटिन्यू नहीं रखना, हमें तो फर्म को क्लोज करना है। उस केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर AB ये डिसाइड करे नहीं हम तो मिलकर के फर्म को चलाएंगे, हमको फर्म बंद नहीं करनी है, तो उस केस में फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये क्या है, अनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिया है इसने यहाँ पर। अब देखो जो अगला दिया है, जब पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है, उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। 4 नंबर का पॉइंट, कोर्ट में जाकर के ये रिक्वेस्ट करता है कि जो उसकी फर्म है वो क्लोज कर दी जानी चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन में जो ये कोर्ट है ये फर्म को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो ये नीचे देखो कंडीशन दी हुई है। ए, जब कोई पार्टनर पागल हो जाए। तो देखो जैसे कि सपोज करो ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, C जो है वो पागल हो जाता है, ठीक है। अब अगर एक पागल इंसान अगर फार्म के अंदर रहेगा तो वो तो पता नहीं कोई उल्टा सीधा कोई एग्रीमेंट कर बैठे किसी सेकंड पार्टी के साथ, और उस एग्रीमेंट की वजह से फार्म को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या मान लो वो कुछ इस तरह का काम कर दे जिससे कि फार्म को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये तो बहुत ही रिस्क की चीज़ है, इसलिए कोई भी पार्टनर किसी मतलब कि पागल इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहेगा। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या है, ये आदेश दे सकता है कि जो फर्म है फर्म को क्लोज कर दिया जाए। B नंबर का पॉइंट देखते हैं, जब कोई पार्टनर्स अपनी ड्यूटीज ही नहीं कर पाए उस केस में कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। जैसे कि सपोज करो एक फर्म में 3 पार्टनर है ABC, C जो है वो मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से फर्म के प्रति जो C की ड्यूटीज है अब वो उन्हें नहीं कर पाता, और इस चीज़ की वजह से क्या होता है, फर्म को काफ़ी बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो C है ये क्या करता है, ये रिटायर भी नहीं होना चाहता, ठीक है, ये पार्टनरशिप भी नहीं छोड़ना चाहता। इस वजह से क्या हो सकता है, A या B में से कोई एक जाकर के कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकता है कि हमारी फर्म को बंद कर दो, क्योंकि जो C है वो हम पार्टनरशिप को तोड़ना नहीं चाहता और हमें इस चीज़ का डर है कि कल को हमारी फर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये बात सही है कि C के होने की वजह से सचमुच फर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि वो अब इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में, तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि इस फर्म को ही बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। अब देखो C नंबर का पॉइंट, जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का दोषी होना, उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, इस फर्म को क्लोज करने का आदेश दे सकती है। जैसे सपोज करो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ABC, C जो है वो मिसकंडक्ट करता है। कहने का मतलब सपोज करो जो ये फर्म है ये किसी सेकंड पार्टी के साथ, जो कि जिसका कि नाम XYZ है, ये सेकंड पार्टी है, इस पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है हमेशा, और ये इस फर्म के लिए बहुत बड़ी पार्टी है ये XYZ। इसी के बेस पे जो फर्म की इनकम होती है, और इतनी इनकम होती है
कि अगर ये इस XYZ के साथ अगर क्या वर्क नहीं करे तो इसकी वजह से इसकी फर्म तक क्लोज हो सकती है। अब जो ये पार्टनर C है, सपोज करो ये मिसकंडक्ट करता है XYZ के साथ में, ये जो सेकंड पार्टी है। अब इस वजह से क्या हो सकता है XYZ ये जो फर्म है, फर्म के साथ ही काम करना बंद कर दे, और अगर काम करना बंद कर देगी तो ये तो बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि फर्म ही बंद करनी पड़ जाए। तो इस केस में जैसे कि सपोज करो A या B में से कोई एक कोर्ट में जाता है और ये अप्लाई करता है कि आप जो है हमारी फर्म को ही बंद कर दो, क्योंकि जो C है वो ना तो रिटायर होना चाहता है और वो मिसकंडक्ट और कर रहा है, हमारा जो सेकेंड पार्टी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है उसके साथ मिसकंडक्ट कर रहा है। तो हमको डर है कल को हमारी जो फर्म है वो हो सकता है कोलैप्स हो जाए, मतलब कि इतना लॉस हो कि हमें फर्म ही बंद करनी पड़े। तो इस केस में कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि जो फर्म है उसे क्लोज कर दिया जाए। अगला देखते हैं D नंबर का पॉइंट। जब कोई पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मतलब उन्हें फॉलो नहीं करता, उस केस में क्या कर सकती है जो फर्म जो कोर्ट है वो ये आदेश दे सकती है कि फर्म को बंद कर दिया जाए। अब देखो अगला देखते हैं E नंबर का पॉइंट। फर्म का जब कोई पार्टनर अपना सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन को क्या करे, ट्रांसफर कर दे, उस केस में ऐसा होगा। जैसे सपोज करो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है A B C, और C क्या करता है A B को बताए बिना फर्म के बाहर का एक पर्सन है D को ये कहता है कि तू मेरी जगह मेरी फर्म में पार्टनर बन जा, ठीक है, और तू मेरी फर्म में पैसा लगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी तेरा ही होगा, और जो फर्म में मेरे राइट है वो भी तेरे ही होंगे। मतलब जो ये बाहर का जो ये पर्सन D है ये C को रिप्लेस कर देगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन देखो A B इस चीज़ से क्या है, एग्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि A B के पूछे बिना ये C ये वर्क कर रहा है। तो A B क्या कर सकते हैं, A B इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कि आप हमारी फर्म को बंद कर दो, क्योंकि C की जगह जो है एक बाहर का व्यक्ति काम कर रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, हमें उस पर विश्वास नहीं है, कल को हो सकता है कि हमारी फर्म को बहुत बड़ा नुकसान हो। तो कोर्ट को अगर इस तरह का लगता है तो कोर्ट क्या करेगी, इस फर्म को क्लोज करने का ऑर्डर दे सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब देखो किसी पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो हमारी फर्म जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से सिर्फ हमें लॉस ही हो सकता है, प्रॉफिट तो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट के अंदर फाइल कर देगा और कि आप हमारी फर्म को बंद कर दो। और कोर्ट को लगता है कि सचमुच इनकी फर्म में प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ये हमेशा लॉस में रहेगी, तो तो कोर्ट क्या करेगा, इसको क्लोज के ऑर्डर दे सकता है, इस फर्म के क्लोज करने के ऑर्डर दे सकता है। G नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो देखो जब कोर्ट को लगता है, कोई भी रीजन हो सकता है, इन सब जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया ये सारे पॉइंट, इन सारे पॉइंटों के अतिरिक्त कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है जिससे कि कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ सच में इस फर्म को बंद कर देना ही सही होगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, फर्म की क्लोज का ऑर्डर दे सकती है। अब देखो जो ये प्रीवियस पेज के ऊपर ये 4th नंबर का जो पॉइंट है ये मिस हो गया, तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मतलब नोटिस देकर के फर्म का डिसोल्यूशन करना। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर किसी पार्टनर की ये इच्छा होती है कि पार्टनरशिप फर्म को क्या है बंद कर दिया जाए, तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स को एक नोटिस दे देता है जिसमें कि वो लिख के देता है उनको कि हमें ये पार्टनरशिप फर्म बंद कर देनी चाहिए। और अगर रिमेनिंग पार्टनर्स इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं तो फिर वो फर्म को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसको लिखना चाहिए था। अगर देखो रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं, अगर वो बोलते हैं नहीं हम तो फर्म को बंद नहीं करेंगे, हम तो चालू रखेंगे फर्म को, तो इस केस में क्या होगा, फर्म बंद नहीं होगी। मतलब फर्म के डिसोल्यूशन के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। अब देखो आगे देखते हैं। आगे देखो ये टेबल बनी हुई है और ये बता रही है कि फर्म के डिसोल्यूशन में और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखते हैं। पहले नंबर का पॉइंट, बिजनेस का बंद होना। तो पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उस कंडीशन में देखो क्या होता है, बिजनेस जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब कि कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इन सब के होने से फर्म अपना बिजनेस थोड़ी ना बंद कर देती है, वो तो चालू रहता है। मतलब जो फर्म है वो बंद नहीं है, मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा।
अब ये फर्म के डिसोल्यूशन के देखते हैं। तो देखो, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका मतलब ही यही होता है कि आप फर्म बंद कर रहे हो। तो हाँ, बिल्कुल जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा। फर्म के बंद होने पे बिजनेस भी बंद हो जाएगा। सेकंड नंबर का देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट किस तरीके से होता है। तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है, जैसे कि अपन ने सेकंड नंबर के चैप्टर में डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था ताकि उनकी एक्चुअल मतलब कि कितना शेयर बनता है और उस शेयर की अमाउंट क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए तो रिवैल्यूएट किया जाता था और बैलेंस शीट जो होती थी वो बनाई जाती थी। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है। अब आप फर्म के डिसोल्यूशन में देखो, भाई जब फर्म ही बंद हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, फर्म की असेट्स बेची जाएगी और जिन जिन लोगों को पेमेंट करना है उन लोगों को या बैंक को, जिनको भी मतलब पेमेंट करना है उनको पेमेंट किया जाएगा। थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, कोर्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के अंदर देखो कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। कहने का मतलब कोई पार्टनर आ रहा है, जा रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो पार्टनर्स क्या है, आपसी एग्रीमेंट से क्या कर सकते हैं, इसको सेटल कर सकते हैं। तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब फर्म के डिसोल्यूशन में देखते हैं। तो देखो, जैसा कि प्रीवियस पेज पे जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फर्म के डिसोल्यूशन कई तरीके से किया जा सकता है। उनमें से जो एक तरीका था वो कोर्ट के द्वारा था। ये फिफ्थ नंबर का आप देखो। बाकी और भी कई सारे इसके टाइप थे जिनसे कि फर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है, जैसे कि बाय नोटिस और कंपल्सरी डिसोल्यूशन, एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट। तो ये काफी सारे क्या होते थे, इसके टाइप होते थे, उनसे डिसोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये भी क्या होता है, एक टाइप है कोर्ट से फर्म का डिसोल्यूशन करना। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब पैसों के लेन देन का। तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में देखते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि हाँ, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या होता है, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, या कोई नया पार्टनर आएगा या ओल्ड पार्टनर जाएगा तो उनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। अब ऐसे ही फर्म के डिसोल्यूशन में देखते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है ना पार्टनर्स का, वो क्या होता है, एंड हो जाता है। भाई फर्म ही बंद कर दी, फर्म बंद कर दी तो पैसों का कोई लेन देन ही नहीं होगा अमंग द पार्टनर्स। तो इस वजह से ये क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, क्लोजर ऑफ बुक्स। तो देखो, पहली चीज तो आप ये ध्यान दो, ये क्लोजर ऑफ बुक्स बोल रहा है, ना कि अकाउंट्स को क्लोज करने की बात बोल रहा है। क्योंकि जैसा नॉर्मली अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा और नॉर्मली पढ़ते भी हैं कि अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में। तो ये वो वाला क्लोजर नहीं है। यहाँ पर सभी बुक्स, कहने का मतलब कि जो जर्नल है, जर्नल की जो सब्सिडियरी बुक्स है, इसके अलावा जो आप अकाउंट बनाते हो, फिर फाइनल अकाउंट जो आप बनाते हो, P&L, बैलेंस शीट, इन सब को क्लोज करने की ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? देखो, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है उस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्म बंद नहीं हो रही। अगर फर्म ही क्लोज नहीं हो रही है तो ये सारी बुक्स आपको रखनी पड़ेगी और फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको फाइनल अकाउंट आपको बनाने ही पड़ेंगे। अब फर्म के डिसोल्यूशन में देखते हैं। अब देखो, जब फर्म ही बंद हो जाएगी, जब फर्म ही क्लोज हो गई है तो सीधी सी बात है, बुक्स भी नहीं रखी जाएगी। तो इसी वजह से क्या है, जो बुक्स होती है वो क्लोज हो जाती है। ना क्या बोलते हैं, ना तो P&L, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैलेंस शीट, और ना ही किसी का कोई अकाउंट रखा जाएगा, ना ही जर्नल में एंट्री करने की जरूरत होगी। तो ये क्या होती है, बुक्स क्लोज हो जाती है। अब देखो, अगला देखते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। तो पहले नंबर का देखते हैं। ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म के डिसोल्यूशन से अलग होता है। बिल्कुल इसी बात का तो ये अभी तक अपन डिस्कस करते आ रहे हैं कि फर्म का डिसोल्यूशन जो होता है, फर्म का जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर का पॉइंट, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि देखो पार्टनर आए, कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप क्या होती है, एंड हो जाती है। थर्ड नंबर का पॉइंट, एक फर्म जो होती है वो क्लोज हो जाती है जब इसके लिए सारे पार्टनर्स क्या हो, सहमत हो, एग्री हो। हाँ, तो ये बात सही है, सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो जाए कि हाँ ठीक है, हमें तो फर्म बंद करनी है, हमें ये बिजनेस करना ही नहीं है, तो बिल्कुल फर्म जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। फोर्थ नंबर का पॉइंट, एक फर्म जो होती है वो बंद हो जाती है जब एक पार्टनर रिटायर होने की सोचता है, या यूँ बोल दो जब रिटायर होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो जैसा सेकंड नंबर का चैप्टर और थर्ड नंबर के चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था, थर्ड नंबर के चैप्टर में किया था, जब पार्टनर क्या हो रहा था, रिटायर हो रहा था, तो उस केस में ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो रही थी, फर्म थोड़ी ना एंड हो रही थी, फर्म तो चालू रहेगी, फर्म थोड़ी ना बंद होगी। तो ये फोर्थ नंबर का जो है ये गलत है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, जब फर्म बंद हो जाती है तो जो पार्टनरशिप है वो भी एंड हो जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई, जब आपने फर्म ही बंद कर दी तो पार्टनर्स भी नहीं रहेंगे, और जब पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, पार्टनरशिप भी जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। सिक्स नंबर का पॉइंट, जब किसी फर्म के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या एक पार्टनर को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इस कंडीशन में फर्म जो होती है वो बंद हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल पीछे एक पॉइंट आया था जिसमें ये डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल सही है। 7 नंबर का पॉइंट, जब कोई पार्टनर जो होता है पागल हो जाता है या उसकी मतलब मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो फर्म को बंद करने का ऑर्डर पास कर सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पास कर सकता है। 8 नंबर का पॉइंट, कोर्ट के बिना आप पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं कर सकते हो। तो देखो ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि बाई एग्रीमेंट का है, कंपलसरी डिसोल्यूशन है, ऐसे ही आप लास्ट वाला देखो, डिसोल्यूशन बाई कोर्ट है। तो ये तो बंद करने के बहुत सारे तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है कोर्ट का तरीका, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है ये इसने गलत लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो ये जितने भी यहाँ पर पॉइंटों को डिस्कस किया ना, ये कुछ ही नहीं है एक्चुअल में, जो यहाँ पर अपन ने पीछे इन पॉइंटों को देखा ना, इन्हीं पॉइंटों की ये बात जो कर रहा है वहाँ, मतलब इन्हीं से रेज हो रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो अगला देखते हैं, अकाउंटों का सेटलमेंट किस तरीके से होता है। तो देखो जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, जब फर्म बंद हो जाती है, तब क्या होती है, फर्म जो है सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है, और जितनी भी असेट्स होती है फर्म की वो सारी बेच दी जाती है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है, भले ही वो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी हो, लेकिन देखो इंटरनल लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल की बात नहीं कर रहा मैं, उसको छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटी होती है उनका पेमेंट किया जाता है, और उसके बाद में इन कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो देखो ये सारे काम किस तरीके से किए जाएंगे, ये असेट्स को बेचने का और लाइबिलिटी को पे करने का। तो एक तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है वो, और दूसरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 48 है उसमें कुछ रूल्स दिए हुए होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो देखो वो कौन कौन से रूल्स है जो इसमें दिए हुए हैं। पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो देखो पहली चीज तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लॉसेज एक्चुअल में इसको लॉसेज नहीं लिखने चाहिए, मतलब कि जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो है यहाँ पर, भले वो शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, ये लाइबिलिटी को है, मतलब जिन जिन लोगों को पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर हो सकता है, बैंक से लिया हुआ कोई लोन हो सकता है, या कोई और हो सकता है जिसको कि फर्म पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मतलब ये वो सब है जिन लोगों को पेमेंट किया जाना है, उनकी टोटल अमाउंट की बात की जा रही है यहाँ पर। और देखो इस अमाउंट के अंदर अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का अकाउंट अगर उसमें डेफिशिएंसी है, मतलब कि उसका डीआर बैलेंस है, तो उस बैलेंस को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इन सब लोगों को जो कि ये लाइबिलिटी है फर्म के लिए, जिनको कि पेमेंट करनी है, वो किस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर की जाएगी, पहले नंबर की
सबसे पहले तो आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी फर्म के पास जो प्रॉफिट है उनमें से पेमेंट किया जाएगा इन क्रेडिटर्स को, या और जैसे कोई बैंक का लोन है उसका पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये जो जनरल रिजर्व है वो भी प्रॉफिट है, P&L का CR बैलेंस वो भी प्रॉफिट है, तो इन अमाउंटों से पेमेंट किया जाएगा सबसे पहले। फिर देखो, अगर इस प्रॉफिट में से पेमेंट करने के बाद भी कुछ और लोग बच जाते हैं जिनको कि पेमेंट करना अभी और बाकी है, तो फिर क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल में से पेमेंट किया जाएगा। मतलब ये जो A-B फर्म के जो ये दोनों पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल जो 30-40 है, इनकी कैपिटल में से पेमेंट करेंगे इन लोगों को। जैसे किसी बैंक को पेमेंट करना बाकी रह गया तो उसको पेमेंट किया जाएगा, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना बाकी रह गया उसको पेमेंट किया जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल से पेमेंट करने के बाद भी कुछ और जो लाइबिलिटी बच जाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बच जाती है, तो उसके पेमेंट के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स की जो खुद की पर्सनल असेट्स है ना, वो लेके आएंगे वो लोग। मेरे कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जो अमाउंट थी वो भी पेमेंट जिन को पेमेंट करना था किया। उसके बाद जो ये पार्टनर्स की कैपिटल थी वो भी जो आउटसाइडर लाइबिलिटी थी उनके पेमेंट के लिए जा चुकी, ठीक है। इसके बाद भी कुछ और लोग बच गए या बैंक बच गया जिसको कि पेमेंट करना है, तो अब पैसा कहाँ से आएगा? अब समस्या होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो ये पार्टनर्स थे, इन पार्टनर्स की जो खुद की पर्सनल असेट्स है, जैसे कि उनका खुद का घर, खुद की गाड़ी, या उनका खुद का जो पर्सनल बैंक अकाउंट है या घर पे रखा हुआ जो पैसा है, वो सारा क्या होगा? वो सारा ये लोग लेके आएंगे और फिर उसका जो यूज उस अमाउंट से ये क्या करेंगे? इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। अब देखो, जो भी फर्म के पास जो भी असेट्स है वो असेट्स, और अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल में डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि ये जो अमाउंट लेके आता है उस अमाउंट को इन्वॉल्व करते हुए किस तरीके से आप इसका यूज करोगे, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है वो इसने बताया है। मतलब किसमें जो ये अलग अलग क्या बोलते हैं, जो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इनके पेमेंट करने में। तो देखो, फर्म की जितनी भी असेट्स है उसका सबसे पहले तो यूज किया जाएगा फर्म की जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करने के लिए, भले ही वो शॉर्ट टर्म की हो, लॉन्ग टर्म की हो, मतलब कि कोई क्रेडिटर या बैंक से लिया हुआ कोई लोन, इन सब बाहरी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में जैसे कि अगर फर्म के पास कोई अमाउंट बचती है तो उसका सेकंड नंबर का पॉइंट, तो उस अमाउंट का यूज किस तरीके से करेंगे? अगर किसी पार्टनर ने एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है तो उस लोन के पेमेंट के लिए इस असेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो, आप एक चीज ध्यान दो, मैं यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फर्म को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये पार्टनर क्या हुआ? एक तरीके से फर्म के लिए क्रेडिटर हो गया। अब देखो, इस सेकंड नंबर के पॉइंट में ये एक बात और बोल रहा है, ये इसने क्या ढंग से मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो ये फर्स्ट नंबर के पॉइंट में पेमेंट करने के बाद, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद में जो अमाउंट बचती है, ठीक है, वो अमाउंट अगर कम होती है इन पार्टनर्स के लोन से, तो उस केस में क्या किया जाता है? जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से पेमेंट किया जाता है। किस तरीके से? जैसे कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सपोज करो फर्म के दो पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है, और ए ने फर्म को जो लोन दे रखा है वो 10,000 का दे रखा है, ऐसे ही बी ने जो लोन दे रखा है फर्म को वो 20,000 का दे रखा है, ठीक है। अब सपोज करो जो ये फर्स्ट नंबर वाली जो ये एंटी है, इस मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में जो फर्म के पास पैसा बचता है वो 60,000 का है, ठीक है। तो अगर देखो 60,000 का है तो ए और बी दोनों का लोन का पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लोन का पेमेंट का टोटल कितना है? 10,000 और 20,000 30,000 का है, जबकि अभी भी पैसा कितना बचा हुआ है? 60,000। तो इजीली पेमेंट हो सकता है दोनों के लोन का। लेकिन सपोज करो
60,000 का पेमेंट जो ये फर्स्ट नंबर वाली जो ये एंटी है, ये वाली, देखो सॉरी मैंने ये पीछे थोड़ा गलत बता दिया, मैं आपको ये ऊपर बता रहा था, ये ऊपर वाला वन नहीं है, ये नीचे वाले वन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने गलत बता दिया था अभी जो मैंने डिस्कस किया। तो जैसे आप ये पहले वाले का जब आप पेमेंट कर दोगे, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर दोगे और उस पेमेंट को करने के बाद में सपोज करो फर्म के पास जो अमाउंट बचती है वो 12,000 की अमाउंट है, ठीक है। तो फर्म के पास पैसा कितना, 12,000 का, ए का लोन कितने का, 10,000 का, और बी का लोन कितने का, 20,000 का। तो टोटल 30,000 का पेमेंट करना है, लेकिन फर्म के पास तो केस ही 12,000 का बचा हुआ है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। और देखो प्रोपोर्शनेट पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, ए के लोन का और बी के लोन का रेशियो लेंगे, कितना निकल के आएगा, तो ये 1:2 का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस 1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस 12,000 का पेमेंट कर देंगे। तो देखो ए को कितनी अमाउंट रिसीव होगी, ए को जो अमाउंट रिसीव होगी वो देखो ये 1/3, 12,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे 4,000 आ जाएगा, मतलब ए को 4,000 का पेमेंट किया जाएगा। ऐसे ही बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बी को देखो कितने, फर्म जो है 8,000 का पेमेंट करेगी। अब आप जैसे दोनों का टोटल करोगे 4,000 8,000, ये कितना हुआ 12,000, और ये देखो 12,000 का ही तो केस है फर्म के पास में। तो देखो ए को जो पेमेंट करना था कितने का करना था, वो 10,000 का करना था, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितने का, 4,000 का पेमेंट हुआ। ऐसे ही बी को पेमेंट 20,000 का करना था, लेकिन किया कितने का, 8,000 का। क्यों, क्योंकि फर्म के पास इतना पैसा ही नहीं है देने के लिए। तो अब आप देखो एक्चुअल में इनको कितनी अमाउंट का पेमेंट हुआ है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालेंगे भाई। 4,000 जो एक्चुअल में इसे अमाउंट रिसीव हुई है, ये ए के लिए है, ठीक है, और ये नीचे वो अमाउंट जो इसने फर्म को लोन के रूप में दी हुई है 10,000, दोनों का रेशियो लेंगे, क्या निकल के आएगा 2/5। मतलब कि ए ने फर्म को जितना लोन दिया था उसका 2/5 शेयर ही इसे रिसीव हुआ, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए देखेंगे, एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई बी को, 8,000 की, जबकि फर्म को लोन कितना दिया था इसने, 20,000 का। रेशियो लेने पे क्या है, 2/5। मतलब कि बी ने फर्म को जितना भी लोन दिया उसका सिर्फ 2/5 शेयर ही इसको पेमेंट किया गया है। तो देखो दोनों का इक्वल है, इसको भी 2/5 की अमाउंट रिसीव हुई, इसको भी 2/5 की अमाउंट रिसीव हुई, तो दोनों को इक्वल हुई। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट पेमेंट करना। तो देखो इस सेकंड पॉइंट को एक बार दोबारा बताता हूं। अगर फर्म के एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करने के बाद अगर फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट अगर बची हुई है तो इससे क्या करेगी, वो पार्टनर्स का जो लोन है उसका पेमेंट कर देगी। लेकिन अगर अमाउंट कम है तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। अब थर्ड नंबर का देखते हैं। तो देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर का पेमेंट करने के बाद फर्म के पास जितनी भी अमाउंट बचेगी उससे वो क्या करेगी, पार्टनर्स की जितनी जितनी कैपिटल है उतना उतना उन पार्टनर्स को क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। और अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो जैसा अभी मैंने बताया प्रोपोर्शनेट पेमेंट, तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा फिर पार्टनर्स को। जैसा कि आप सपोज करो ये फर्स्ट और सेकंड का पेमेंट, ये जो एंटी दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड का पेमेंट करने के बाद में फर्म के पास जो अमाउंट बचती है वो सपोज करो 1 लाख की है, ठीक है। अगर वो 1 लाख की है तो ए को कितना पेमेंट करना है, ए की कैपिटल कितनी है 30,000 की, ऐसे बी की कैपिटल 40,000 की, तो इन दोनों का पेमेंट हो जाएगा और अमाउंट भी सफिशिएंट से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर ये अमाउंट 1 लाख की ना होकर के सपोज करो 40,000 की अमाउंट ही है, तो फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, जैसा अभी मैंने पहले बताया प्रोपोर्शनेट पेमेंट करना पड़ेगा फिर। अब देखो सपोज करो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी थी उसका भी पेमेंट कर दिया, ठीक है। पार्टनर से जो जो लोन लिया हुआ था उसका भी पेमेंट कर दिया, पार्टनर्स की जितनी जितनी कैपिटल थी उसका भी पेमेंट कर दिया, सबका पेमेंट हो गया, अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद भी अगर फर्म के पास कोई अमाउंट बचती है तो वो पार्टनर्स में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, मतलब उतना ही पैसा उनको क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर असेट्स को बेचने पे जितनी भी अमाउंट फर्म को रिसीव होगी और इसके साथ ही पार्टनर्स अगर कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब एडिशनल अमाउंट लेके आते हैं, और वो देखो वो कब लेके आएंगे, जब ये लायबिलिटी को जितनी अमाउंट पे करनी है अगर उससे कम पैसा फर्म के पास रहेगा तब ये पार्टनर्स क्या होंगे, ये एडिशनल अमाउंट लेकर के आएंगे। तो ये इन दोनों का टोटल
इन दोनों के टोटल की जो भी अमाउंट होगी ना, उस अमाउंट को देखो किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जिसको कि आउटसाइडर लाइबिलिटी भी बिल्कुल बोलते हैं, तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। जैसे किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, कोई लोन है उसका पेमेंट, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है उसका पेमेंट, कोई बीपी है उसका पेमेंट, इस तरह का। मतलब बाकी और कुछ भी, बाकी और किसी जैसे किसी भी पर्सन को देना है, जिन जिन का पेमेंट करना है, उन सब का पेमेंट किया जाएगा। अब देखो इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है, जो सिक्योर्ड लोन होता है ना, उनका पेमेंट पहले किया जाता है अनसिक्योर्ड लोन से। मतलब पहले सिक्योर्ड लोन का पेमेंट करो, उसके बाद अगर अमाउंट बचती है तो फिर आप अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट करो। अब देखो ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि सपोज करो कोई फर्म है, ABC 3 पार्टनर है, उनकी फर्म है, और फर्म क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, और बैंक जो ये बोलती है, जैसे कि मान लो 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, और बैंक ऐसे बोलती है भैया मैं 1 लाख का जो लोन है वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको पहले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो सपोज करो जैसे कि फर्म के पास मशीनरी है जिसकी की वैल्यू जो है वो 2 लाख की है, तो फर्म बोलेगी भाई आप हमारी ये जो 2 लाख की मशीनरी है आप ये गिरवी रख लो। तो उस बेस के ऊपर क्या करती है, बैंक लोन देगी फर्म को 1 लाख का। और सपोज करो फ्यूचर के अंदर अगर जो फर्म है अगर वो बैंक के लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो बैंक क्या करेगी, इस मशीनरी को मार्केट में सेल कर देगी, और सेल करके अपनी जो 1 लाख की अमाउंट है वो रिसीव कर लेगी। तो देखो जो इस तरह के लोन होते हैं ना, उनको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और अनसिक्योर्ड वो होता है जिसके ऊपर कि आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है। मतलब कि क्या है, मॉर्गेज लोन जो होते हैं वो सिक्योर्ड लोन है, और अनसिक्योर्ड जो लोन है जिनके ऊपर मतलब कि आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो इस तरह के लोनों को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब देखो ये आउटसाइडर जो लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट करने के बाद में फर्म के पास जितना भी पैसा बचता है उसको वो पेमेंट करेगी उन पार्टनर्स को जिन्होंने की फर्म को लोन दिया है। और देखो अगर ये बची हुई अमाउंट कम है उन पार्टनर्स के लोन की अमाउंट से जिनको की पेमेंट करना है, अगर उससे कम है तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी ये लोन की पार्टनर्स के लोन को पेमेंट करने के बाद भी अगर फर्म के पास कुछ पैसा बचता है, तो उससे क्या करेंगे, पार्टनर्स की जितनी जितनी कैपिटल है उतना उतना उनको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर ये अमाउंट बची हुई अमाउंट कम है तो क्या करेंगे, इनकी कैपिटल के लिए इनको प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। और देखो अगर जैसे कैपिटल की जितनी भी अमाउंट बनती है, अगर वो पेमेंट भी कर देती है फर्म पूरा, और उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच जाती है, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, इन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब उतनी अमाउंट इन पार्टनर्स को दे देंगे। अब देखो आगे ये जो बोल रहा है प्राइवेट डेप्ट और फर्म डेप्ट की बात कर रहा है। तो देखो पहली चीज तो प्राइवेट डेप्ट का क्या मतलब है। प्राइवेट डेप्ट मतलब पार्टनर से फर्म ने पार्टनर से जो लोन लिया है उस लोन को जो बोला जाता है प्राइवेट डेप्ट बोला जाता है। मतलब ये पार्टनर से लिया हुआ लोन है। और फर्म्स डेप्ट का क्या मतलब है, फर्म ने जैसे कि किसी बैंक से लिया हुआ, बैंक से कोई लोन लिया है शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, या फिर कोई क्रेडिटर है तो उसको बोलेंगे फर्म्स डेप्ट। तो देखो ये बोल रहा है जब ये दोनों ही डेप्ट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये फर्म के पास ये दोनों तरह के ही डेप्ट है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। ए नंबर का पॉइंट, तो देखो फर्म के पास जितनी भी असेट्स होगी या उस असेट्स को बेचने से जितना भी पैसा फर्म के पास आएगा, उस पैसे से सबसे पहले तो देखो जो ये फर्म्स डेप्ट है या फिर यूं बोल दो जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, सबसे पहले तो उसका पेमेंट किया जाएगा। और अगर उसका पेमेंट करने के बाद फर्म के पास कुछ असेट्स बचती है या फिर पैसा बचता है, यूं बोल दो, दोनों में से कोई बात बोल दो, बात एक ही है। अगर वो बचता है तो इस पैसे का क्या करेगी, जो ये पार्टनर से जो लोन लिया हुआ है इस लोन का पेमेंट करेगी। और सपोज करो ये अमाउंट अगर सफिशिएंट नहीं है इन पार्टनर्स के लोन के पेमेंट के लिए तो प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। अब देखो बी नंबर के पॉइंट में ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि सपोज करो फर्म की जितनी भी असेट्स थी, उनको असेट्स को बेचने से जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है,
उन जो अमाउंट रिसीव हुई उस अमाउंट का पेमेंट किया गया आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। और वो और जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है, इस जितना भी पैसा फर्म के पास है उससे भी ज़्यादा लाइबिलिटी है, तो भाई फर्म किस तरीके से पेमेंट करेगी फिर। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है कि फर्म की जितनी भी असेट्स थी उनसे जो पैसा रिसीव हुआ उससे भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए फर्म को, तो जितनी भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए वो अमाउंट ये पार्टनर्स क्या करेंगे, ये खुद लेके आएंगे। और तो इसके लिए क्या होगा, इनकी खुद की जो पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स है वो इस्तेमाल होगी यहाँ पर। कहने का मतलब जैसे पार्टनर्स के पास जो भी केस है, कहने का मतलब उसके घर पे रखा हुआ केस और उसका जैसे कि जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में जो उस जितना भी पैसा है वो पैसा, उसका पर्सनल व्हीकल है वो, उसका जो घर है वो, यहाँ तक मतलब इन सब असेट्स का क्या होगा, इन सब असेट्स को यूज किया जाएगा फर्म की इस लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए। लेकिन देखो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि ऐसे पेमेंट के लिए जो होता है नेट प्राइवेट असेट्स जो होती है वो काम में ली जाती है, मतलब पार्टनर की नेट प्राइवेट असेट्स काम में ली जाएगी। अब ये नेट प्राइवेट असेट्स क्या होती है, जैसे कि मान लो कि जो पार्टनर है, पार्टनर की टोटल असेट्स, मतलब कि उसकी जो घर है, घर की वैल्यू कितनी है, मतलब कि वो अगर उसे सेल करेगा तो कितनी अमाउंट रिसीव होगी, उसके पास घर पे रखा हुआ केस कितना है, ऐसे ही उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, उसकी गाड़ी अगर वो मार्केट में सेल करे तो कितनी अमाउंट उसे रिसीव होगी, ये सब आप इन सब को देख लो कि कितनी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है। उस अमाउंट में से इस पार्टनर की जितनी भी पर्सनल लाइबिलिटी है, मतलब फर्म की लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा, इनकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी, जैसे कि किसी पार्टनर ने बैंक से पर्सनली कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो वो लोन तो वो लेस करेंगे, उस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसी अमाउंट को बोलते हैं नेट प्राइवेट असेट्स। तो इस नेट प्राइवेट असेट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस फर्म के पेमेंट के लिए किया जाता है, मतलब फर्म की आउटसाइडर लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए। जैसे कि देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जा रहा है तब फर्म ने क्या की, सारी असेट्स सेल कर दी और सेल करने पे जो उसे अमाउंट रिसीव हुई वो 1 लाख की अमाउंट रिसीव हुई, ठीक है। और फर्म की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो देखो 2 लाख की लाइबिलिटी है, ठीक है, इसका पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट करना है तो देखो 1 लाख से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब भी 1 लाख की अमाउंट और पे करनी है। तो ये क्या करेंगे, ये 1 लाख की अमाउंट जो ये ए बी है, जो ये फर्म के पार्टनर है, ये ए बी फर्म के पार्टनर है, तो ये दोनों लेके आएंगे 1 लाख की अमाउंट। और किस रेशियो में लेके आएंगे, 2:3 के रेशियो में लेके आएंगे, मतलब 1 लाख की अमाउंट लाएंगे और 2:3 के रेशियो में लेके आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जो ए लाएगा वो 40,000 लेके आएगा और जो बी लाएगा वो 60,000 लेके आएगा। और इस तरीके से फिर ये 40 और 60,000 से ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इसका पेमेंट किया जाएगा। अब देखो जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया इसमें एक कंडीशन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनर्स की जो प्राइवेट असेट्स होती है उसके लिए सबसे पहले तो पार्टनर के प्राइवेट जो डेब्ट होते हैं उनका पेमेंट किया जाता है। तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे सपोज करो एक की जो टोटल असेट्स है, पर्सनल असेट्स, ठीक है, वो 1 लाख की है, ठीक है। और जो एक की पर्सनल लाइबिलिटी है, जैसे कि उसका कोई पर्सनल लोन है जो बैंक से लिया हुआ है, इस तरह के कुछ, तो जो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है वो मान लो 70,000 के, मतलब उसके पर्सनल डेब्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इन प्राइवेट डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद कितनी असेट्स बचेगी, 30,000 की असेट्स बचेगी जो कि नेट प्राइवेट असेट्स है। कहने का मतलब ए जो है वो मैक्सिमम 30,000 की अमाउंट ही लेके आ सकता है। उस केस में देखो क्या होगा, जो यहाँ पर अपन ने 40,000 की अमाउंट लिखी है ये नहीं आएगी, यहाँ पर 30,000 की अमाउंट आएगी, मतलब ये सिर्फ 30,000 ही लेके आएगा। लेकिन लाने तो 1 लाख है। जब ये 60 ला रहा है, बी 60 ला रहा है, ये 30 लेके आएगा तो ये 90,000 ही हुआ, 10,000 अभी भी शॉर्ट है। तो इस केस में क्या होता है, जो ये रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे इस केस में सिर्फ बी है, तो ये बी क्या करेगा, 60,000 नहीं लाएगा, जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो अमाउंट भी ये लेके आएगा। मतलब अब जो बी कितनी अमाउंट लेके आएगा, 70,000 की अमाउंट लेके आएगा। और जो 10,000 जो कि ये क्या बोलते हैं ए नहीं लेके आया, इसको कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाएगा।
तो देखो ये पेज नंबर 159 के ऊपर जो ये लंबा चौड़ा जो अपन ने पढ़ा अभी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसको मैं शॉर्ट नोट में बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले तो फर्म की जितनी भी असेट्स है ना वो सारी की सारी सेल कर दी जाती है नॉर्मली, ठीक है। हालांकि कई केस ऐसे भी होंगे जिनके अंदर क्या किया जाता है, सेल नहीं किया जाता। जैसे कि कोई क्रेडिटर है, उसको क्या करेंगे, फर्म अपनी कोई असेट्स दे देगी और ये कहेगी कि पैसा, कि फर्म बोलेगी कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास असेट्स है, और जो भी तुम्हारे अमाउंट बनती है, जैसे सपोज करो उस क्रेडिटर को 1 लाख का पेमेंट करना है, तो ऐसे बोलेगी भाई मेरे पास 1 लाख की ये मशीनरी है, पैसा तो नहीं है लेकिन ये 1 लाख की मशीनरी ले लो। तो कई बार इस तरीके से भी हो जाता है कि केस के बजाय असेट्स दे दी जाती है आउटसाइडर लाइबिलिटीज वालों को, तो इस तरीके से होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सब असेट्स को बेचा ही जाता है और बेच करके पैसा वसूल किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, फार्म की जितनी भी असेट्स है उनको मार्केट में सेल किया जाता है, सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो रिसीव कर ली जाती है। फिर इस पैसे से क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे कोई क्रेडिटर या बैंक का शॉर्ट या लॉन्ग टर्म का लोन, आउटसाइडर लाइबिलिटी, उनको पेमेंट किया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे से जिन जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है उन पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर पैसा बचता है तो सारे एडजस्टमेंट के बाद में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जो कैपिटल शो हो रही है उनको वो कैपिटल का जो पैसा बनता है वो पैसा उन पार्टनर्स को दिया जाएगा। और इतना करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो वो जो पैसा होगा वो इन पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये तो देखो वो कंडीशन है जिसके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है पैसे की, सबका पेमेंट हो गया, बल्कि पेमेंट होने के बाद भी कुछ एडिशनल अमाउंट बच गई, तो एक तरीके से ये प्रॉफिट ही हो गया। और प्रॉफिट को क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो मैं आपको दूसरी कंडीशन बताऊंगा, उसमें डेफिशिएंसी बताएंगे कि जो भी जैसे कि जो पैसा है वो कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है, उस केस को मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे होगा। तो सपोज करो फर्म के पास जितनी भी असेट्स थी उन सारी असेट्स को फर्म क्या करती है, बेच देती है। बेचने पे जो अमाउंट हुई वो फर्म के पास वो अमाउंट आ जाती है। फिर उसके बाद में फर्म क्या करेगी, जो भी ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है इनका पेमेंट करती है। लेकिन सपोज करो जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है और फर्म के पास जो ये पैसा आया ना असेट्स को बेचने पे वो कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा इन आउटसाइडर लाइबिलिटीज वालों को, ठीक है। और अब क्या, अब देखो इसके अंदर भी क्या हो सकता है, सपोज करो कि पैसा सफिशिएंट है, दूसरी कंडीशन, पैसा सफिशिएंट है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वालों को पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो फिर इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओ। अब क्या करेंगे, पार्टनर्स का, फर्म ने पार्टनर्स से जितनी अमाउंट का लोन लिया हुआ है ना उसका पेमेंट करेगी वो। अब सपोज करो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बची ना वो कम है कि कितनी अमाउंट से, जो पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना है उस अमाउंट से कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो ये पार्टनर्स के लोन का जो पेमेंट करना है इनको प्रपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा इनके लोन के लिए। दूसरी, अब सपोज करो कि अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि चलो ये जो पार्टनर्स का लोन है ये भी पेमेंट हो जाएगा, तो तीसरी स्टेप आएगी। अब इस स्टेप में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बनता है उतनी अमाउंट से इन पार्टनर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अमाउंट जो बची है अब फर्म के पास वो पैसा कम है और पार्टनर्स को जो कैपिटल के लिए पेमेंट करना है वो ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उनको प्रपोर्शनेट पेमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से होता है कि पैसा जिस स्टेप में कम रह जाता है ना वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रपोर्शनेट पेमेंट किया जाता है। और फिर वो स्टेप आगे नहीं बढ़ती है, जहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई ना वो आगे नहीं जाएगी। जैसे कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का जब पेमेंट करना था तो अगर वो पेमेंट ज़्यादा का करना है और फर्म के पास पैसा कम है तो फिर जो पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है ना उसका उनको कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट में एक स्पेशल कंडीशन के बारे में दिया हुआ है। इसमें बताया है कि जैसे कि अगर फर्म का डिसल्यूशन हो रहा है और डिसल्यूशन के टाइम पे सारे एडजस्टमेंट किए जा चुके हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बिलोंग करने वाले जितने भी एडजस्टमेंट करने थे वो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं
और कोई पार्टनर है और उस पार्टनर का इस कैपिटल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में CR बैलेंस ना होकर के DR बैलेंस है, मतलब इन सारे एडजस्टमेंट के बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि फर्म के डिसोल्यूशन पे इस पार्टनर को पैसा लाना है, जितनी भी अमाउंट से इसका कैपिटल अकाउंट DR बैलेंस शो कर रहा है, और उतनी अमाउंट ला करके ये फर्म को पे करेगा। मतलब उल्टा सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता था कि जब भी डिसोल्यूशन होता था तो सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट को बिलोंग करते हैं वो सारे एडजस्टमेंट किए जाते थे, और उनके एक्चुअल कैपिटल अकाउंट जो थी वो कैलकुलेट की जाती थी कि पार्टनर्स को जो है कितनी अमाउंट पे की जानी है, और पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी इन पार्टनर्स को। और लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, मतलब पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो DR बैलेंस को शो कर रहा है। अब सपोज करो मतलब कि जिस पार्टनर को ये अमाउंट लेके आनी है, मतलब जिसका कैपिटल अकाउंट DR बैलेंस है, सपोज करो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट होने के केस में अब क्या होगा भाई? वो तो पैसा ला ही नहीं सकता, तो इस केस में क्या हो? तो देखो इस केस में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो इस अमाउंट को कैरी करते हैं, वो बियर करते हैं, इस अमाउंट को वहन करते हैं मतलब। और किस रेशियो में करेंगे? ये देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इनका कैपिटल का रेशियो होगा उस रेशियो में किया जाएगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना वो ज़्यादातर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन ये कैसा है? ये कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये नोट करने वाली बात है। और जितनी भी अमाउंट ये इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं लेके आता है जो कि इसकी बनती है, तो इस अमाउंट को जो होता है कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कोई फर्म है, फर्म के 3 पार्टनर है A, B और C, ठीक है, और फर्म का डिसोल्यूशन होता है, और सपोज करो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि फर्म की सारी असेट्स बेच कर जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है उससे भी ये एक्सटर्नल लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता है। और इस केस में क्या होता है, जैसे कि फाइनली ये एडजस्टमेंट होता है कि जो A की जो कैपिटल होती है इस वजह से 20,000 का DR बैलेंस शो करती है, ऐसे ही B की जो कैपिटल अकाउंट है 30,000 का DR बैलेंस शो करती है, वो C की 12,000 का DR बैलेंस शो करती है। कहने का मतलब ये बात, जैसे आप इन तीनों अमाउंटों का टोटल करोगे तो ये 62,000 की अमाउंट आएगी। मतलब ये लोग 62,000 की अमाउंट और लेके आएंगे ना, तब जो बची हुई एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनका पेमेंट हो जाएगा, मतलब तब जाके पूरा पेमेंट होगा इस एक्सटर्नल लायबिलिटी का, ठीक है। तो जैसे इन तीनों का जो DR बैलेंस है इतना है, मतलब इतनी अमाउंट ही ये लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे। अब सपोज करो जो C है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इस केस में क्या होगा, जो ये 12,000 जो कि इसकी अमाउंट बनती है, ये अमाउंट ये नहीं लेके आएगा। तो इस केस में क्या होगा, AB की कैपिटल का रेशियो देखो कितना है, AB की जो कैपिटल का रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है। तो इस केस में क्या होगा, जो ये 12,000 की जो C की अमाउंट है ये अमाउंट AB लेके आएंगे और 2:3 के रेशियो में लेके आएंगे। तो इस वजह से देखो A कितनी अमाउंट लेके आएगा, 2/5 12,000 का 4,800, मतलब ये 4,800 की एडिशनल अमाउंट लेके आएगा। मतलब ये 20,000 तो लेके ही आएगा जो कि इसका शेयर बनता है, और ये 4,800 की अमाउंट और लेके आएगा जो ये C इंसॉल्वेंट हुआ उसकी वजह से। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, A टोटल कितनी अमाउंट लेके आएगा, 20,000 तो इसको खुद के लिए लेके ही आनी है, और 4,800 जो ये C इंसॉल्वेंट हुआ उसकी वजह से 4,800 की अमाउंट और लेके आएगा। मतलब A टोटल कितनी अमाउंट लेके आएगा, 24,800 की अमाउंट लेके आएगा। इसी तरह B के लिए कैलकुलेशन देखो, B का शेयर कितना बनेगा, 7,200 का, और इसी तरह B टोटल कितनी अमाउंट लेके आएगा भाई, 30,000 तो इसको लेके ही आनी है जो कि इसका शेयर बनता है, और 7,200 की अमाउंट ये C की वजह से लेके आएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब B टोटल कितनी अमाउंट लेके आएगा, 37,200 की अमाउंट लेके आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखो आप दोनों को ऐड करो, ये 24,800 और 37,200 टोटल क्या आएगा, 62,000 की ये वैल्यू आएगी, ये अमाउंट, मतलब ये दोनों की टोटल ये अमाउंट हो गई। और आप देखो पहले भी ये वाली अमाउंट, दोनों अमाउंट सेम है 62,000, मतलब 62,000 की ही एक्सटर्नल लायबिलिटी बची हुई थी और 62,000 ये इस तरीके से लेके आएंगे।
तो ये इस तरीके से होता है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो मैंने जो कंडीशन मानी है इसमें ऐसे माना है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का जो पेमेंट है वो ज़्यादा है, कहने का मतलब जो असेट्स को बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुई उससे भी ज़्यादा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, उस केस में ऐसा हुआ। अगर दूसरा केस भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो कि क्या बोलते हैं कि जो असेट्स को बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुई है वो सफिशिएंट है इस एक्सटर्नल लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए, लेकिन उसमें भी देखो क्या हो सकता है, उसमें ऐसे हो सकता है कि जैसे ABC के 3 पार्टनर है ABC, इनके कैपिटल के अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में AB के जो कैपिटल अकाउंट है वो तो CR बैलेंस शो करते हैं, लेकिन जो C के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में इसका जो बैलेंस है वो DR बैलेंस शो करता है, और सपोज करो 10,000 से DR बैलेंस शो करता है, और ये भी मानो कि C जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब ये 10,000 की अमाउंट नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि सपोज करो A और B का जो CR बैलेंस है, A का बैलेंस आप कंसीडर करो सारे एडजस्टमेंट के बाद में जो है, तो सारे एडजस्टमेंट के बाद A का जो कैपिटल अकाउंट का 40,000 से CR बैलेंस है, ऐसे ही B का जो है सारे एडजस्टमेंट के बाद 10,000 CR बैलेंस है, ठीक है। मतलब फर्म A को 40,000 का पेमेंट करेगी और B को 10,000 का पेमेंट करेगी, लेकिन फर्म को C से 10,000 की अमाउंट लेनी भी है क्योंकि इसका CR बैलेंस नहीं है, DR बैलेंस है 10,000 से, लेकिन C इंसॉल्वेंट हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, उसी के प्रपोर्शनेट A और B को जितनी जितनी अमाउंट देनी है वो उसी के प्रपोर्शनेट अमाउंट क्या फर्म कम पे करेगी। मतलब कि जैसे A के लिए देखते हैं 40,000 का एक्चुअल में पेमेंट करना था A को, लेकिन 7,500 कम पेमेंट करेगी फर्म, इस वजह से क्या होगा A को सिर्फ 32,500 का ही पेमेंट किया जाएगा। ऐसे ही B के लिए देखो 10,000 का पेमेंट करना था B को, लेकिन 2,500 की डेफिशिएंसी आएगी C के इंसॉल्वेंट होने की वजह से, इसी वजह से B को जो एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा वो 7,500 का किया जाएगा। और ये जो 10,000 की जो ये अमाउंट है इसको कैपिटल लॉस कंसिडर किया जाएगा। मतलब A और B की जो कैपिटल है, कैपिटल में डेफिशिएंसी जो होगी वो इनके कैपिटल का जो रेशियो होगा, ये 4:1 का जो ये रेशियो होगा, इस रेशियो से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो अगला देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब फर्म के डिसोल्यूशन पे कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में। तो देखो जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म की जितनी भी असेट्स होती है वो सेल कर दी जाती है, ठीक है, और जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है उनका पेमेंट कर दिया जाता है, जैसे किसी बैंक को लोन देना है या क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, मतलब जिन जिन से फर्म ने पैसा लिया हुआ है उन सबको पेमेंट करना। पार्टनर्स को छोड़ के, पार्टनर की बात नहीं करना, मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरनल लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा। तो ये दोनों काम करने के बाद में ये कैलकुलेट किया जाता है कि प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये दोनों काम करने पे। और अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। किस तरीके से, अगर जैसे कि लॉस होता है तो लॉस से क्या होगा, उस लॉस से वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, और इसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और जैसे अगर ये पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इसकी वजह से क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे काम करने के लिए देखो एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, फर्म की जितनी भी असेट्स होती है ना वो इस अकाउंट के डीआर साइड में लिखी जाती है सबसे पहले। तो मतलब कि जितनी भी असेट्स है वो सारी ट्रांसफ़र हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ़र करते हैं उस असेट्स को इस रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है,
इस अकाउंट में केस इन हैंड और केस एट बैंक और जो फिक्टिशियस असेट्स होती है जैसे कि P&L का DR बैलेंस, उनको इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और देखो इसी तरीके से क्या होता है, फर्म की जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है वो सारी भी इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर ली जाती है, ट्रांसफ़र कर ली जाती है। इस वजह से जो भी लाइबिलिटीज़ होती है वो CR साइड आती है। अब देखो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि DR साइड की मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो जैसे कि जो असेट्स है, असेट्स को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी असेट्स होगी वो इसके DR साइड लिखी जाएगी। तो देखो आप यहाँ से लेके और ये जो सनड्राई डेप्टर है ये सारे क्या हैं, ये सारी फर्म की असेट्स है। तो ये सारी असेट्स ट्रांसफ़र कर ली। जैसे मैं किसी एक असेट्स की ट्रांसफ़र की एंट्री बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो फर्म की जो डेप्टर है वो 10,000 के है, तो ट्रांसफ़र की जो एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी। रियलाइजेशन अकाउंट को DR कर देंगे 10,000 से और डेप्टर को CR कर देंगे 10,000 से। तो इससे क्या होगा, डेप्टर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो रियलाइजेशन अकाउंट DR हो जाएगा 10,000 से। तो इसी तरीके से देखो ये DR साइड की एंट्री है, ये इनटेंजिबल असेट से लेकर के ये सनड्राइड डेप्टर तक की ये ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। बस ध्यान देने वाली एक ही बात है कि फिक्टिशियस असेट्स जैसे कि P&L का DR बैलेंस और केस इन हैंड या केस एट बैंक, इनके अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब देखो मैं CR साइड की बात करता हूँ। फर्म की जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है वो सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट की CR साइड क्या कर ली जाती है, ट्रांसफ़र कर ली जाती है। तो जैसे कि बैंक लोन है, मॉर्गेज, ठीक है, यहाँ से लेकर के आप जो देखोगे प्रोविज़न, तो इस लोन से लेकर के आप देखो ये जो प्रोविज़न वाली एंट्री है डाउटफुल डेब्ट के लिए, यहाँ तक की ये सारी एंट्रीज़ क्या है, फर्म की लाइबिलिटीज़ के ट्रांसफ़र की एंट्री है। मतलब सारी की फर्म की जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी वो सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज़ है। जैसे कि मैं एक एंट्री को पास करके बताता हूँ। जैसे कि फर्म के जो बिल पेएबल की जो अमाउंट है वो 20,000 की है, तो बिल पेएबल लाइबिलिटी है एक्सटर्नल, तो इसको जैसे कि मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किस तरीके से करूँगा, तो देखो इसके लिए ये वाली जर्नल की एंट्री पास होगी। BP जो बिल पेएबल के अकाउंट को मैं DR करूँगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो BP का जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को सेम अमाउंट 20,000 से मैं क्या कर दूंगा, CR कर दूंगा। तो इस तरीके से सारी की सारी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड जो होती है आ जाती है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, जो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं, ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि अगर बैलेंस शीट में डेप्टर दिए हुए हैं और डेप्टर्स को अगर आप उनकी ग्रॉस वैल्यू के ऊपर जो है इस रियलाइजेशन अकाउंट में शो कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ देखो DR साइड में ये जो सनड्राइड डेप्टर है ये ग्रॉस वैल्यू के ऊपर शो किए हुए हैं। जैसे कि डेप्टर जैसे कि सपोज करो 20,000 के हैं और जो प्रोविज़न कर रखा है वो सपोज करो कि 3,000 का प्रोविज़न कर रखा है। तो जब आप इस सनड्राइड डेप्टर को 17,000 पे शो ना करके अगर 20,000 पे शो कर रहे हो इस रियलाइजेशन अकाउंट में, तब क्या होगा, ये प्रोविज़न जो CR साइड है तब ये प्रोविज़न की जो एंट्री पास की जाएगी जो कि 3,000 की होगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि ये जो सनड्राइड डेप्टर जो कि ये DR साइड जो सनड्राइड डेप्टर है ये 20,000 पे शो ना करके जो डेप्टर्स की नेट वैल्यू है जो कि 17,000 है, अगर 17,000 पे शो किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर देखो ये जो प्रोविज़न है ना ये इसकी एंट्री इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी, फिर ये 3,000 की एंट्री नहीं आएगी। ऐसे ही जो होता है देखो फिक्स असेट्स के लिए भी होता है कि अगर फिक्स असेट्स को ग्रोस अमाउंट पे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फिर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो उसकी एंट्री भी पास करनी होगी। हो सकता है ये आपको अभी समझ में नहीं आए, जब कोई एग्जांपल आएगा ये फर्स्ट या सेकंड जो इलस्ट्रेशन हम सोल्व करेंगे तब मैं इसको क्या है और ढंग से एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो देखो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री क्या है इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दी हुई है, तो एक्चुअल में वो आ सकती है, वो डिपेंड करती है फिर। तो जब आगे एग्जाम्पल आएंगे तब इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से होता है।
अब देखो इसी सीआर साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में ये जो केस बैंक वाली एंट्री है, सेल ऑफ असेट्स, तो देखो जैसे कि डीआर साइड में जो ये असेट्स थी, ये सनराइज डेप्टर तक की, इन सारी असेट्स को सेल करने पे फर्म को जितना भी पैसा रिसीव होता है ना, वो सारी अमाउंट यहाँ लिखी जाती है सेल ऑफ असेट्स। मतलब असेट्स को सेल करने पे फर्म को कितना पैसा मिला, वही अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। अब देखो आगे ये वाली एंट्री देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो जब कोई पार्टनर फर्म की कोई असेट्स को टेक ओवर कर लेता है, जैसे कि सपोज करो फर्म के पास फर्नीचर था और वो फर्नीचर कोई पार्टनर ले लेता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर ये एंट्री पास की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो जिस भी अमाउंट पे पार्टनर उस असेट्स को मतलब टेक ओवर करता है, उतनी अमाउंट से क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डीआर कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को सीआर कर देते हैं, जिसकी वजह से सीआर साइड में ये वाली जो एंट्री होती है ये पास हो जाती है। अब देखो ये जो लॉस वाली एंट्री है और ये नीचे देखो ये नहीं आएगा, ये इसने क्या डबल एंट्री पास कर दी, ये नहीं आएगा। तो ये सिर्फ ऊपर वाली एंट्री है। तो ये लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाली इसकी एंट्री देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये दरअसल क्या होता है, देखो जैसे कि डेप्टर होते हैं, डेप्टर के ऊपर प्रोविजन किया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंड बैड डेप्ट के लिए जो अपन प्रोविजन करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या होता है, एक तरीके से आपने प्रोविजन किया है। जैसे कि फर्म ने क्या कर रखा है, सपोज करो किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रखा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है, जैसे कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं एक्सचेंज पे फ्लक्चुएट करते हैं, कभी उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, आपने प्रोविज़न किया है। तो जैसे अपन ने ऊपर देखो, जैसे हमने किया था ये डेप्टर के लिए, जितने भी डेप्टर्स थे, डेप्टर के लिए आप देखो प्रोविज़न बनाया था सीआर साइड में, डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये उसका प्रोविज़न है। जैसे इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, लेकिन सपोज करो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस घट के 10,000 से 8,000 पे आ जाए, तो ये जो प्रोविज़न एक तरीके से हो गया कितने का, 2,000 का हो गया। तो ये इस तरीके से प्रोविज़न की तरह होता है ये। अब देखो मैं इस रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड की बात करता हूँ। तो देखो सनराइज डेप्टर तक तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नीचे देखते हैं केस और बैंक का, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो देखो जितनी भी ये लाइबिलिटी सीआर साइड में अपन ने देखी थी, ये बैंक लोन से लेकर के ये प्रोविज़न तक की, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो मतलब जिन जिन जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ थी ये सारी, इन सब को जो पेमेंट किया गया है, एक्चुअल में कितनी अमाउंट का पेमेंट किया गया है, वही अमाउंट ही यहाँ पर हमें केस या बैंक के कॉलम में लिखनी होती है। अब देखो अगली एंट्री ये केस और बैंक की देखते हैं, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कहने का मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसको कि आपने बैलेंस शीट में ही शो नहीं किया हुआ, उसके लिए किस तरीके से एंट्री पास होती है। तो देखो उसके लिए एक जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। जैसे कि आप सपोज करो कि 10,000 के एडिशनल क्रेडिटर्स थे जिनको कि बैलेंस शीट में फर्म ने शो नहीं कर रखा, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो डीआर होगा 10,000 की अमाउंट से, और जो ये क्रेडिटर का अकाउंट है, सॉरी ये क्रेडिटर का नहीं, ये बैंक का आ जाएगा। बैंक का जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा, मतलब बैंक का अकाउंट कम हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि इस क्रेडिटर को पेमेंट किया जा चुका है 10,000 का। इस वजह से जो बैंक बैलेंस या केस बैलेंस क्या होगा, 10,000 से कम हो जाएगा। तो इस एंट्री की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डीआर होता है। तो देखो यही एंट्री यहाँ पर इसने बता रखी है, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो देखो जैसे पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, वैसे ही देखो क्या होता है, इसने ये सीआर साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड एक और एंट्री आएगी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स भी तो हो सकती है। उसकी एंट्री क्या है, देखो इसने यहाँ इसके सीआर साइड में नहीं शो कर रखी। तो वो किस तरीके से होगी, जैसे कि सपोज करो फर्म के पास एक मशीनरी थी और उसकी जो वैल्यू थी वो 20,000 की थी, और इस मशीनरी को बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ। तो इस केस में देखो ये वाली जर्नल की एंट्री पास की जाएगी। मतलब जब मशीनरी को सेल करेंगे तो 20,000 की अमाउंट रिसीव होगी। देखो पहली चीज़ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि 20,000 की अमाउंट ही रिसीव होगी। हो सकता है कम की अमाउंट रिसीव हो, या हो सकता है ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो 20,000 से। तो जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है वो अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। तो जैसे कि मैंने यही माना कि 20,000 की अमाउंट ही रिसीव हुई है, तो बैंक अकाउंट 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है वो CR हो जाएगा 20,000 की वजह से। तो इसी वजह से देखो ये CR साइड में लिखा जाना चाहिए था, ये यहाँ पर एंट्रीज को पास करनी चाहिए थी इसकी, जितनी भी अमाउंट पे आपने असेट्स को सेल किया है वो, तो ये इसने शो नहीं किया हुआ इसमें। अब देखो अगला देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो देखो पहली चीज़ तो ये बीच में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, ये गलत लिखा है। ये इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, ये इन्वेस्टमेंट इसको जो है यहाँ ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, असेट्स है, और ये असेट्स को ट्रांसफ़र की एंट्री के लिए, तो इसे ऊपर लिखना चाहिए था, ये गलत लिखा है। और देखो ये यहाँ पर जो ये नीचे लिखा है, ये लायबिलिटी अज्यूम्ड बाय द पार्टनर, ये एक्चुअल में बात कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जो ये यहाँ पर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये इसकी है, तो इसने क्या है थोड़ा आगे पीछे लिखा है, ये इन्वेस्टमेंट ऊपर आना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो पार्टनर की कैपिटल की, अब देखो पार्टनर की कैपिटल की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट DR किस तरीके से होगा। जब सपोज करो फर्म की कोई भी लाइबिलिटी है, जैसे कि सपोज करो फर्म के पास जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि माना फर्म के जो टोटल क्रेडिटर है वो 1 लाख के हैं। अब जो फर्म का जैसे कि एक पार्टनर है A, और A ऐसे बोलता है कि इस 1 लाख में से 10,000 के जो क्रेडिटर्स है उनको मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, मतलब फर्म को करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा उनको पेमेंट। तो इसके लिए कौन सी जनरल में एंट्री पास की जाएगी, तो देखो ये वाली एंट्री पास की जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा 10,000 की अमाउंट से, और A का जो कैपिटल अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट 10,000 से। तो उस एंट्री की वजह से क्या होगा, ये पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी एंट्री इस अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में की जाएगी। तो देखो आपको देखो जब कभी भी आप कुछ भी इस तरह का नया टॉपिक जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या बोलते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का जो अपन ने ये एंट्री यहाँ पर देखी कि जब कभी भी कोई नया पार्टनर जो है लायबिलिटी अपने ऊपर लेता है तो उसकी एंट्री। इसी तरीके से देखो CR साइड में, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR साइड में जब कभी भी पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करता है तो उसकी वजह से ये वाली एंट्री जो होती है यहाँ पास होती है, मतलब कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपको इस तरीके से कंपेयर करना है, असेट्स टेक ओवर करता है तब पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो डिक्रीज होती है, कोई लायबिलिटी अपने ऊपर लेता है पार्टनर तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये सारे आइटम्स आपको क्या कंपेयर करके देखनी चाहिए, ये CR साइड DR साइड, इसी तरीके से बहुत सारी आइटम्स आएगी जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो अब जो मैं बात करूंगा वो ट्रांसफ़र की एंट्री की करूंगा। तो देखो सारी एंट्रीज ये DR CR साइड की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सिर्फ 2 ही एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की। एक तो CR साइड की ये लॉस की एंट्री, ठीक है, ऐसे ही DR साइड की ये प्रॉफिट की एंट्री। ये 2 एंट्रियाँ मैंने जो है अभी तक डिस्कस नहीं की। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, मतलब कि इस एंट्री को छोड़ के, इन दोनों की प्रॉफिट और लॉस की, इन एंट्रीज को छोड़ के जब आप सारी एंट्रीज पास कर लोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो DR साइड ज़्यादा होगा या CR साइड ज़्यादा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो पहले मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इसका DR साइड ज़्यादा है, तो जब DR साइड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये लॉस को इंडिकेट करता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, देखो ये CR साइड में ये जो लॉस की एंट्री है ये ट्रांसफ़र की जाएगी, मतलब जो भी लॉस हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस वजह से उनकी जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये जो अकाउंट के दोनों साइड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे और ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस रियलाइजेशन अकाउंट का CR बैलेंस जो CR साइड है उस वो ज़्यादा है कंपेयर टू इसके DR साइड के, या मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं कि इसका जो बैलेंस है वो CR बैलेंस है। तो अगर इसका CR देखो, अगर इसका CR ज़्यादा होगा इस अकाउंट का तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होगा, देखो ये प्रॉफिट वाली, ये DR साइड की प्रॉफिट वाली एंट्री ट्रांसफ़र की जाएगी। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल क्या होगी,
इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब दोनों में से कोई एक एंट्री ही पास होगी, दोनों पास नहीं होगी। या तो ये प्रॉफिट वाली एंट्री पास होगी या ये लॉस वाली एंट्री पास होगी, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, CR और DR साइड। उस केस में देखो ना तो ये प्रॉफिट वाली एंट्री पास की जाएगी और ना ही ये लॉस वाली एंट्री पास की जाएगी। कोई सी एंट्री पास नहीं की जाएगी, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, और इस अकाउंट के दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखो जैसे एक ये बैंक ओवरड्राफ्ट का है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में क्या है, जो ओल्ड बुक्स चला करती थी उनमें बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता था, उसकी अलग से एंट्री पास की जाती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर वैसे नहीं भी समझ में आया तो ये कोई इश्यू नहीं है, जब मैं एक आध मतलब कि एक दो इलस्ट्रेशन अपन डिस्कस करेंगे तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और एक्चुअल में ये प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से इंडिकेट करता है, तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।